वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो पूरा देख के जाना है, एक बार मेरे लिए क्यों ना सही पर ज़रूर पूरा देख के जाना। चलो हम समझते हैं आय एवं रोजगार का निर्धारण 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इस तरीके से आएगा, एक 6 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का। टोटल इस चैप्टर से 12 अंक आएंगे क्वेश्चन। तो हम जानते हैं समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति किसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं। ये वाला थोड़ा टफ लैंग्वेज है इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है। समग्र मांग कुल प्रत्याशित आय प्राप्ति है। समग्र मांग कुल प्रत्याशित आय प्राप्ति है जिसे उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करता है। क्या कहेंगे समग्र मांग? समग्र मांग कुल प्रत्याशित आय प्राप्ति है। समग्र मांग कुल प्रत्याशित आय प्राप्ति है जिसे उत्पादक उत्पादित वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करता है। तथा समग्र पूर्ति किसे कहते हैं? समग्र पूर्ति कीमत वस्तुओं को बिक्री से रोजगार व उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है। कितनी इजी वर्ड है, ये सब का नोट डाउन करते चले जाना आप। खैर मैंने अरसास का एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, वीडियो मैंने डाल भी दिया है, जाके उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे। समग्र मांग और समग्र पूर्ति में अंतर भी देख लेना आप, इसको मैं नहीं लिखा हूँ। ओके, यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं आप या फिर गूगल से। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए इसको नहीं लिखा। हाँ, समग्र रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत बताइए। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति स्वतः पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। क्या? इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति स्वतः पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। अब पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं भाई? मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने लोग काम करने को तत्पर रहते हैं उन्हें रोजगार मिल जाए तो यह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। भाई पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है जो व्यवहारिक जगत में नहीं पाया जाता, यह एक आलोचना है। उत्पादन एवं विनियोग पर व्यय की जाती है। मुद्रा का उत्पादन एवं विनियोग पर व्यय की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर तीसरा है, ब्याज के दर में परिवर्तन विनियोग एवं बचत में समानता स्थापित नहीं करती। ब्याज की दर में परिवर्तन विनियोग एवं बचत में समानता स्थापित नहीं करती। चौथा, रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग द्वारा होता है। रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग द्वारा होता है। यह दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। ये अल्पकालीन समस्याओं का हल करने में असमर्थ होता है। फिर मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए ही नहीं किया जाता है। ये सब आलोचनाएं हैं यार। तो ये 6 नंबर की ओर जा रहा है, देख सकते हैं आप इसको। मेरे ख्याल से आप वीडियो को सेव कर लीजिए और नोट बनाते चलिए। ओके, इजी वर्ड है, बहुत इजी ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। कीन्स का रोजगार सिद्धांत बताइए। तो पूछिए, इम्पोर्टेंट है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर का निर्धारण समग्र मांग कीमत तथा समग्र पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है। इस पे समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है। मात्र इतना ही, समग्र मांग को प्रमुख 4 मांग में शामिल किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा मेरे ख्याल से 2026 के लिए। कीन्स के फिर भी एक बार देख सकते हैं आप। कीन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम बताइए। तो पहला है गया, आय में होने वाली वृद्धि से उपभोग वह बढ़ता है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम होता है। दूसरा, आय में होने वाली वृद्धि उपभोग वह तथा बचत के बीच किसी अनुपात में विभक्त हो जाती है। आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय तथा बचत में भी वृद्धि होती है, नहीं कमी। ओके, अगला देख सकते हैं हम। ये 3 नंबर की ओर जा रहा था। ये मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, कोई भी आलतू फालतू नहीं है। ये 2-2 नंबर के लिए जा रहे हैं। उपभोग फलन समुदाय की कुल आय एवं
कुल उपभोग के बीच संबंध को बताता है। उपभोग फलन समुदाय के कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के संबंध को बताता है। आइए एक बार इसको बुक से भी दरअसल देख लेते हैं। उपभोग फलन समुदाय के कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। उपभोग फलन समुदाय के कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं। सूत्र लिख देंगे तो नंबर कोई नहीं काट सकेगा आपका। C बराबर FY, जहाँ C कुल उपभोग है, Y आय है तथा F फलनात्मक संबंध है। चलो तो इधर देख रहे हैं। फिर उपभोग फलन समुदाय के कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। अब उपभोग मांग क्या है? उपभोग मांग एक देश में कुल आय एवं उसका वह भाग जो उपभोग वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। एक देश में उपभोग मांग एक देश में कुल आय एवं उसका वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है पर निर्भर होता है, उसे उपभोग मांग कहते हैं। फिर विनियोग पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार, कच्चा माल आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है। विनियोग किसे कहते हैं? विनियोग एक बार इधर ये दे विनियोग का सूत्र, लेकिन इधर ही देख लेते हैं। विनियोग ये बेस्ट है। पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, भवन, कच्चा माल आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है, जिसे विनियोग कहते हैं। विनियोग फलन आय व रोजगार के फलन मतलब फलनात्मक संबंध या फिर संबंध। फलन जहाँ आगे मतलब संबंध को दर्शाता है। आय व रोजगार के विभिन्न स्तरों पर विनियोग के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। आय व रोजगार के विभिन्न स्तर पर विनियोग के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं। विनियोग फलन ब्याज की दर व पूंजी की सीमांत कुशलता के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। विनियोग फलन ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत कुशलता के बीच के संबंध को बताता है। इसका सूत्र इस प्रकार से है, जहां I विनियोग की मात्रा है, R ब्याज का दर है तथा MFC पूंजी की सीमांत कुशलता है, फिर F फलनात्मक संबंध है। ठीक, ये सब 2-2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कीन्स के परंपरावादी सिद्धांत एवं कीन्स के सिद्धांत में अंतर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर के लिए आ सकता है। रोजगार सिद्धांत हम आधार देते चलेंगे। इधर परंपरावादी सिद्धांत है, इधर कीन्स के सिद्धांत है। रोजगार या पूर्ण रोजगार की स्तर रहता है, या अपूर्ण रोजगार को दशा रहता है। फिर है स्थिति। पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार एक आदर्श स्थिति होती है। फिर आधारित बाजार की नियम की मान्यताओं पर आधारित होती है, मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित होती है। समय या दीर्घकालीन समय पर आधारित है या अल्पकालीन मान्यता पर आधारित है। फिर इधर कीमत स्तर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है, समग्र मांग द्वारा होता है। फिर है रोजगार में वृद्धि एक श्रेष्ठ तरीका मजदूरी में कटौती है। श्रेष्ठ तरीका रोजगार में वृद्धि करने का श्रेष्ठ तरीका समग्र मांग में वृद्धि है। गुणक का सिद्धांत गुणक विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि। गुणक का सिद्धांत या फिर विनियोग गुणक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। गुणक विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय के कुल अंतिम वृद्धि के बीच में अनुपातिक संबंध को बताता है। विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय की कुल अंतिम वृद्धि के बीच अनुपातिक संबंध को बताता है। अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी कार्य करने की योग्य व्यक्ति को कार्य मिलने में वंचित रह जाते हैं। इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इजी वर्ड है, वीडियो को सेव करके इसको 2-3 बार अवश्य देखें। फिर है
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं तथा यह किस प्रकार के सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंध है। ये नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो का। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह किस प्रकार के सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से है। तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति, बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, 2020-2023 में भी आया है। और देखते हैं, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रभावपूर्ण मांग की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं आप प्रभावपूर्ण मांग की धारणा किस प्रकार स्पष्ट हो रही है। यहाँ पूरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपको एक्सप्लेन आप समझ सकते हैं। हो गया इधर हो गया, इधर इतना ही बस, और इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब आया हुआ।